हमारा यहाँ इनिशियल ब्रीफिंग लिया गया है. There's a lot of exchange about the ceasefire, कश्मीर, दहशतगर्दी और ख़ास तौर पे जो सिंधु पे हमला हुआ है, जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से. और हमारा इस किस्म के ब्रीफिंग्स तो कुछ दिन के लिए चल रहे होंगे. उसके बाद ज़रूर जो डेलीगेशन वज़ीर आज़म साहब ने फॉर्म किया है, हम मुख्तलिफ़ ममालिक में जाएंगे और हम पाकिस्तान का मौक़िफ़ हाईलाइट करेंगे. और पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमन की मौक़िफ़ है. हम आज से नहीं, पहले से यही चाह रहे हैं कि इस ना सिर्फ भारत और पाकिस्तान के दरमियान, इस पूरे खित्ते में बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे फ्लैश पॉइंट्स हैं, चाहे वो कश्मीर का बहुत पुराना एजेंडा आइटम मौजूद है, दहशतगर्दी का मसला जो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है दहशतगर्दी से, किस तरीके से ना सिर्फ हम चाहते हैं कि इस दहशतगर्दी का मुकाबला हो, दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो हमारी अपनी मुश्किलात की वजह से, लेकिन हमने अभी देखा कि किस तरीके से दहशतगर्दी के एक वाक़या के बाद दो न्यूक्लियर आर्म ममालिक जंग पे उतर आ सकते हैं. तो हमारे लिए और ज़रूरी है कि दहशतगर्दी का मसला का ना सिर्फ हम बातचीत करें, मगर इसका ऐसे कोई हल निकालें कि हम दहशतगर्दी से इस खित्ते को पाक करें. और अगर खुदा न खास्ता आगे जाके ऐसे कोई मसला हुआ तो ऐसे ना हो कि दो जो एटॉमिक पावर रखते हैं दो ममालिक, वो उनके दरमियान एक जंग छेड़ा जाए. और भारत ने एक बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही ख़तरनाक, जितना मैं मज़म्मत करूँ वो कम, जो उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से पानी को वेपनाइज करने की कोशिश की. ये बहुत एक संगीन वाक़या है और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दुनिया भर में इस जुल्म का, इस ज़्यादती का दुनिया के कैपिटल्स को समझाएं. भारत एक बहुत ही कमज़ोर विकेट पे हैं जहां आप पानी को वेपनाइज करने की कोशिश करेंगे. हमने देखा कैसे गज़ा में, फ़लस्तीन में इज़राइल ने खाने पीने के अशिया को वेपनाइज किया है. पूरी दुनिया उसका मज़ाहमत कर रहा है. तो हम ये नहीं चाहेंगे कि अगैन एक दोनों न्यूक्लियर आर्म ममालिक के दरमियान, जहाँ हम 1947 से कश्मीर के इशू पे लड़ते आ रहे हैं, जहाँ हम हाल ही में दहशतगर्दी के इशू की वजह से एक दूसरे के दरमियान टेंशन्स रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि पानी के मसले पे आने वाले नस्लें जंग करेंगे. ये तो बहुत अफसोसनाक बात है. तो ये हमारा ब्रॉड सेट जो एजेंडा आइटम्स है, उस पे हम चाहेंगे कि हम ना सिर्फ मुख्तलिफ ममालिक में जो उनके हुकूमत होते हैं, पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनको हम ब्रीफ करना चाहेंगे, लेकिन वहाँ के रहने वाले जो अवाम है, जो मीडिया है, जो सिविल सोसाइटी, उनको भी ब्रीफ करने चाहेंगे. इसलिए भारत और पाकिस्तान के दरमियान जब झगड़ा होता है, या एक न्यूक्लियर ममालिक और एक दूसरा न्यूक्लियर ममालिक का दरमियान ऐसे एक झगड़ा, क्या जंग छेड़ा जाता है, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहते. तो हम बहुत शुक्रगुजार है फ़ॉरेन सेक्रेटरी साहिबा की, यहाँ की पूरी टीम की, कि इन्होंने हमें ब्रीफ़ किया. हमने भी उनको मुबारकबाद दी कि जिस तरीके से फ़ॉरेन ऑफिस ने इस पूरा जंग के दौरान अपना किरदार अदा किया. यहाँ के स्टेशनड ऑफिसर्स दुनिया भर के, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं. और उम्मीद रखते हैं कि जब हम जाएंगे, पाकिस्तान के पैगाम सच का पैगाम है, अमन के पैगाम है, तो ज़रूर ये पैगाम लोग सुनना चाहते हैं. मैं समझता हूँ कि एक तो वज़ीर आज़म साहब ने एक बहुत अच्छा, बार बार इस पूरा एपिसोड में ये ज़ाहिर हुआ है कि पाकिस्तान का जो रवैया रहा है, हम तो एक बहुत रीजनेबल, रैशनेबल, रिस्पॉन्सिबल ममालिक के तौर पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं. जब भारत ने ये इल्ज़ामात, बेबुनियाद झूठे इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लगाए थे, तो फौरी तौर पे वज़ीर आज़म साहब ने एक इम्पार्शल इंक्वायरी का ऑफ़र दिया, इसलिए कि भारत का जो इल्ज़ाम था वो झूठ पे मबनी था. तो वो उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन के पेशकश से पीछे भागे. इस पूरा जंग के दौरान पाकिस्तान वाज नॉट द अग्रेसर. हमने अपने आप का दिफा किया. और मैं समझता हूँ इट्स नॉट जस्ट एन इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. यही वजह है कि मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में और बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को ये पज़ीराई मिली है, इसलिए कि हम सच के साथ खड़े हैं, अमन के साथ खड़े. और जो इस वक्त मुखालिफ, आप कहें मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, वो झूठा प्रोपेगेंडा पे, नफ़रत, तकसीम के फाउंडेशंस पे खड़े हैं. एंड इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मौक़िफ़ है वो कमज़ोर है. मैं ना सिर्फ दुनिया से अपील कर रहा हूँ, मगर उनसे भी अपील कर रहा हूँ, भारत से, भारत के अवाम से अपील कर रही हूँ कि आपके हक़ में नहीं है कि ये जो आप कह रहे हैं नया नॉर्मल है कि ये जारी रहे.
हमारे पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं, और मैं समझता हूँ कि भारत का अक्सरियत का अवाम यही चाहते हैं कि हमारे दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम हो। और वो मुमकिन नहीं जब तक हम कश्मीर का इशू, दहशतगर्दी का इशू और ये पानी का इशू जो इन्होंने छेड़ा है, इसका हल निकाले। इस वक्त पाकिस्तान उस पोजीशन पे है कि हम कह रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं, हम डायलॉग चाहते हैं, और भारत थोड़ा सा उस पोजीशन से पीछे हट रहे हैं। मगर मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जो पुराने वाले हमारे लड़ाई रहे हैं, झगड़े रहे हैं, आने वाले नस्लों पे अब ये ज़िम्मेदारी है कि जो माजी में हुआ वो सो हुआ है। हमने एक नया मुस्तकबिल पाकिस्तान के अवाम के लिए और भारत के आने वाले नस्लों के लिए तय करना है। ये मेहनत इसमें ज़रूर जाएगा, जद्दोजहद करना पड़ेगा, मगर इंशाअल्लाह ताला जीत सच का होगा, जीत अमन का होगा, और उसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान, भारत और इस पूरे खित्ते में एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वो मुकाबले का तो नतीजा आपके सामने आ गया है भारत से, तो हमारी कोशिश यही है कि जो नतीजा आपके सामने आया है वही नतीजा हम दुनिया के सामने लेकर जाएं। अब वो नतीजा है क्या, उसमें 2-3 अवामिल हैं जो अहम हैं। पहली बात तो ये है कि भारत ने जो एग्रेशन की है उसके ज़रिए उसने एक नया नॉर्मल क्रिएट करने की कोशिश की है। वो नया नॉर्मल क्या है? एक तो वो नया नॉर्मल ये है कि जिसको वो पूरी दुनिया में एक नई डॉक्ट्रिन चल रही है, डिफेंसिव ऑफेंसिव या ऑफेंसिव डिफेंसिव, पता नहीं क्या उसका नाम है, मगर मकसद ये है कि अगर मेरे गुमान में ये आए कि हो सकता है आप आने वाले वक्त में मुझ पे हमला करें, अगर मेरे गुमान में ये आए तो मुझे हक मिल जाता है कि मैं आपके ऊपर जंग कर दूँ। या अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो अनफॉर्चुनेट है और आपको शक पड़े कि जनाब इसके पीछे मुसद्दिक साहब हैं, तो आप मेरे पे हमला कर दें बग़ैर किसी एविडेंस के। तो ये जो डिफेंसिव ऑफेंसिव की डॉक्ट्रिन है, यानी बग़ैर किसी शहादत के, बग़ैर किसी एविडेंस के एक मुल्क अपने ऊपर ये अप्रोप्रिएट कर ले कि क्योंकि मुझे शक है तो मेरा शक ही काफ़ी है हमला करने के लिए, इस डॉक्ट्रिन को हमेशा के लिए हमने जंग के ज़रिए भी दफन किया है और नैरेटिव में भी हम चाहते हैं कि ये सारी दुनिया के सामने आए। इससे पहले जब इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो हम जंगे अजीम में पहुंच गए थे और पूरी दुनिया, आधी दुनिया बर्बाद हो गई थी। तो दोबारा से ऐसी गलतियां करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया को वाइल्ड वेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है कि द फास्टेस्ट गन जो है दैट विंस। हम एक सिविलाइज्ड लोग हैं, सिविलाइज्ड खित्ते में रहते हैं, सिविलाइज्ड तरीके से रहना चाहते हैं, मगर किसी हेजमनी में नहीं रहेंगे। ये बात दुनिया पे क्लियर हो जानी चाहिए। भारत पे तो हो चुकी है कि यानी भारत का जो एक गुमान था कि हम यहाँ के चौधरी हैं या बदमाश हैं या हम यहाँ के बड़े हैं और बाकी, वो बात तो ख़त्म हो गई है। इस वजह से बराबरी की बुनियाद पे एक सिविलाइज तरीके से आगे बढ़ने का जो तरीक़ाकार है उसको हमने आगे बढ़ाना है, यही हमारा मकसद है। मगर उस पूरे प्रोसेस में कोई भी ऐसा वक्त नहीं आना चाहिए या आएगा जिसमें किसी के गुमान में भी इस जंग के बाद ये बात गुजरे कि अगर उसने पाकिस्तान के ऊपर दरअंदाजी करने की कोशिश की या उसकी सॉवरेंटी को या उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट करने की कोशिश की, तो जो इस मर्तबा हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा होगा। ये एक बात है। दूसरी बात यह है इस पूरे मार्के में जो सामने आई है कि एक और तरीक़ाकार दुनिया में शुरू हो गया जो आपने और भी जगहों पे देखा है, इज़राइल में देखा है, बाकी जगहों पे देखा है कि अगर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो कुछ ममालिक ऐसे हैं जो समझते हैं कि सिविलियंस को शहीद करना, 6 साल बच्ची को शहीद करना, 7 साल के बच्चे को शहीद करना, किसी मस्जिद को बर्बाद कर देना या किसी वाटर इंस्टॉलेशन पे हमला कर देना एक फेयर गेम है। तो हम ये चाहते हैं कि ये बात क्लियर हो जाए कि ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं, ना सिर्फ हमारे लिए, दुनिया के लिए। बिकॉज़ जब आप ऐसा करते हैं तो आप दूसरे को भी ये हक दे देते हैं कि वो ऐसा ही करे। इस वजह से ये भी जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हुई हैं, जिस तरह इस जंग में सिविलियंस को निशाना बनाया गया है, देखिए कहाँ पे वो मिसाइल और कहाँ पे 6 साल बच्ची। वो बच्ची क्या, ये कोई मर्दानगी है कि आप जहाज़, टैंक और मिसाइल लेके बच्चियां और बच्चे मार रहे हैं? तो ये भी एक दूसरी बात है जो हमने सामने लेकर आनी है। तीसरी बात ये है
कि वो जो एक गुमान था भारत का कि हमें कन्वेंशनल वॉरफेयर में तो हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता और पाकिस्तान से हमारा कोई मुकाबला नहीं, वो मिथ ख़त्म हो गई है। वो जो उनकी दूसरी मिथ थी कि जनाब हमारे पास तो पता नहीं कौन से ये राफ़ेल जहाज़ हैं, पिछली मरतबा उनके वज़ीर आज़म ने भी कह दिया था कि अगर मेरे पास राफ़ेल होता तो मैं ये कर देता, मैं वे कर देता। क्या किया? परिंदों की तरह फड़फड़ाते हुए नीचे आन गिरे। तो वो मिथ भी ख़त्म हो गई। तीसरा पता नहीं वो क्या हमें सुनाते रहते थे, S-300 है, S-400 है, हमें तो गाड़ियों के ऐसे नंबर सुनने में मिलते थे। उन्होंने कहा हमारा दिफा ऐसा बन गया है इस S-400 के बाद को पाकिस्तान से परिंदा भी दाखिल नहीं हो सकता। तो फड़फड़ाते रहे वो ड्रोन्स 3-3, 4-4, 5-5 घंटे दिल्ली के ऊपर, तो उससे भी उनको समझ आ गई होगी, उसकी हकीकत भी सामने आ गई। तो ये तीन उन्होंने जो स्मोक एंड मिरर के कारखाने लगा रखे थे, कन्वेंशनल वॉरफेयर का और राफ़ेल का और ये अपने दिफा का, वो तीनों ख़त्म हो गए। अब जो बात होगी वो बराबरी पे होगी, उसमें कोई हेजेमोनिक डिज़ाइन नहीं होगा, उसमें हम मुहज़्ज़ब लोगों की तरह बैठ कर बात करेंगे बराबरी की बुनियाद के ऊपर। लेकिन अगर मैली नज़र से देखा तो जो इस मरतबा जवाब मिला है इससे ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान का जो नुक्ता नज़र है उसको पूरी दुनिया में भरपूर तरीके से पहुंचाने के लिए और पाकिस्तान का जो कौमी मफादात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बहुत ही काबिल कमेटी तश्कील दी है। मार्का हक़ के बाद पाकिस्तान का जो दिफा है, पाकिस्तान की जो सलामती है, पाकिस्तान का अंदरूनी अमन है, उसके जो असल हालात हैं वो दुनिया तक कैसे पहुँचाने। और दूसरा ये है कि ये जो एक मौका पाकिस्तान के पास हासिल हुआ है कि हिंदुस्तान ने जो पहलगाम वाक़ये को, जिसका कोई सबूत अब 1 महीना होने को आ रहा है, वो नहीं पेश कर सके दुनिया के सामने कि पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ था, तो वो जो उसकी बुनियाद पर एक जारहियत हिंदुस्तान ने की है, तो हमने ये भी दुनिया को ये बताना है कि हिंदुस्तान एक गासिब मुल्क है, एक गैर ज़िम्मेदार मुल्क है और एक बदमाश मुल्क है, जो कि ना सिर्फ कश्मीर में अभी तक उसी तरह बहुत भयानक तरीके से ह्यूमन राइट्स और जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जुल्म कर रहा है, बल्कि इस दफ़ा उसने जो है पानी को उसमें डाला है, आबी जारियत कर रहा है, पाकिस्तान को ये भी उसने धमकी दी है। और तीसरा मार्का हक़ के दौरान उन्होंने इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी से बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करके वो इस खित्ते को और पूरी दुनिया को जौहरी जंग के दहाने पर ले आए। तो ये जो हिंदुत्व तासुब है हिंदुस्तान का पिछले 11 साल से, उसकी हम मुख्तलिफ़ जहतों से ये देख रहे हैं कि उसका जो जंगी जनून है, उसका जो मुसलमान मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ जो तासुब है, वो इस खित्ते को जंग में झोंक रहा है। और पाकिस्तान जो है इस मामले में एक ज़िम्मेदार रियासत है, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर अमल करने के मामले में हो, चाहे वो जौहरी हथियारों के जो ज़िम्मेदार एक उसकी निगरानी है उसके हवाले से हो। तो पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत है, हिंदुस्तान एक गासिब और गैर ज़िम्मेदार रियासत है। तो ये दुनिया तक पहुँचाना है और ये कहना है कि अगर हिंदुस्तान इस पर बात करेगा तो हम हिंदुस्तान में से एक पायदार अमन के लिए बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पायदार अमन तभी आएगा जब कश्मीर में रहने वालों को हक़ खुद इरादियत मिलेगा और एक हम एक जिसे कहते हैं लास्टिंग पीस तक पहुंच सकेंगे। तो ये काफ़ी इसके संजीदा अहदाफ हैं। मज़ीद ब्रीफिंग होगी, मज़ीद इसमें जो है वो इस सारा मामला जो है वो वाज़े होगा। वज़ीर आज़म से भी गुफ्तगू होगी, वज़ीर ख़ारजा से भी हम राहबरी लेंगे ताकि हम पूरी तरह जैसे कहते हैं कि फ़िक्री हथियारों से लेस होकर पूरी दुनिया में जाएं और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ें। जी, बहुत अहम लेकिन ज़रूरी कदम है वज़ीर आज़म साहब की जानिब से और हम सब पर बहुत भारी ज़िम्मेदारी है। हमें बहुत तजर्बेकार लोग भी हैं और दीगर पार्लियामेंटेरियंस भी हैं और साबिक़ सफ़ारतकार सेक्रेटरी ख़ारजा जो हैं वो सब मौजूद हैं। तो इट्स अ मिक्स और इन वफूद का मतलब और मकसद यही होगा कि जो पाकिस्तान का मुकदमा है वो सामने रखना है। पाकिस्तान को किन किन मौक़े पे, किन किन जहतों पे
भारत निशाना बनाता रहा है, पाकिस्तान के लोग किस तरीके से भारत की इंतहाई नापसंदीदा पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान के लोग मुतासर होते रहे हैं, किस तरह पाकिस्तान की अफवाज बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेकर उन्होंने इस जंग को बढ़ने से रोका है। ये सारी की सारी बातें दुनिया को पता चलनी चाहिए कि भारत एक तरफ तो अपने आप को जनाब बताता है कि वो आलमी ताकतों में जाने की उसकी ख्वाहिश है, लेकिन दूसरी जानिब आप देखिए तो भारत खित्ते का थानेदार बनना चाहता है और उसके लिए वो हर हथियार इस्तेमाल करता है। कहीं पाकिस्तान दुश्मन तंजीमों की सरपरस्ती करना, कहीं पाकिस्तान का पानी रोकने की इंतहाई मज़मूम साजिश कि दुनिया में कहीं किसी कानून में ये अलाउ नहीं है, और इस तरह की सारी चीज़ें। तो ये जो नकाब है भारत के चेहरे के ऊपर और जो कश्मीर में वो कर रहा है, आर्टिकल 370 के ख़ात्मे से लेकर अभी जिस तरह से वो वहाँ नौजवानों को चुन चुन के मारना, उनके घर में स्मार करना एक दास्तान है। तो दास्तान फ़ेस टू फेस जाके मिलेंगे दुनिया भर में, जो थिंक टैंक्स हैं, जो मीडिया के वहाँ के नुमाइंदे हैं, जो वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो वहाँ की हुकूमतों के लोग हैं, तो यकीनन पाकिस्तान की गुफ्तगू भी पहुँचेगी और भारत की जो एक मज़मूम हरकतें हैं उन पे से भी कुछ नकाब उठेगा इंशाअल्लाह।